नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। डिजिटल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इससे संबंधित कुछ घटनाओं की चर्चा करना चाहेंगे। गुप्ता जी को ब्लड कैंसर है और महीने में 2 बार खून चढ़ाना पड़ता है। शर्मा जी के बेटे को महीने में 4 बार खून चढ़ाना पड़ता है। उसे थैलेसीमिया जो है, उसके शरीर में जो भी खून बनता है सप्ताह भर में पानी हो जाता है। रावत जी के शरीर में खून बनना पिछले साल भर से बंद है, उसे अप्लास्टिक एनीमिया है। कई बार यह भी सुनने को मिलता है कि उसके लड़के को रक्त कैंसर है और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए वह मुंबई गया हुआ है। या कई आदमी साल भर पहले मुंबई से ट्रांसप्लांटेशन कराकर लौटा है और वह अब एकदम ठीक है। कई बार यह भी सुनने को मिलता है उसकी इकलौती संतान को ट्रांसप्लांटेशन के 15 दिनों के बाद ही मौत हो गई है। अब हम सीधे आते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसमें इस बात की चर्चा करेंगे कि बोन मैरो क्या है, इससे किन किन बीमारियों का इलाज किया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन कितने प्रकार का होता है, मरीजों में कैसे ट्रांसप्लांट किया जाता है और इससे कौन कौन सी जटिलताएं होने की संभावनाएं होती हैं। अभी अभी मैंने जितने भी उदाहरण दिए हैं सभी के सभी वैसी बीमारियों से संबंधित है जो बोन मैरो या अस्थि मज्जा के रोगग्रस्त होने के कारण हुई हैं। इनमें बोन मैरो का निर्माण या तो बंद हो गया है या त्रुटिपूर्ण निर्माण होने लगा है, जिसके कारण इस तरह की खून की बीमारी हुई और खून चढ़ाने की नौबत आ गई। खून का निर्माण बंद होने को एप्लास्टिक एनीमिया या त्रुटिपूर्ण होने के कारण थैलेसीमिया या रक्त से कैंसर होने की संभावना होती है। इसका अस्थायी इलाज रोगग्रस्त बोन मैरो को हटाकर स्वस्थ बोन मैरो को प्रतिस्थापित करना है। इसे ही बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे कि बोन मैरो है क्या। तो बताते चले कि बोन मैरो अत्यंत लचीला फैटी टिश्यू होता है जो शरीर की हड्डियों के भीतरी खाली भाग, जिसे आम बोलचाल की भाषा में अस्थि मज्जा भी कहा जाता है, में पाया जाता है। इसके साथ साथ अम्बिलिकल कॉर्ड तथा पेरिफेरल ब्लड या खून से भी प्राप्त किया जा सकता है। अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में आप लोगों को बताते चले कि गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु मां के गर्भाशय से, नाभि से, इसी गर्भनाल से जुड़ा होता है और पूरे गर्भकाल के दौरान इसी से बच्चे को पोषण मिलता है। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में स्टेम सेल पाया जाता है। अब यहाँ हम बताते चले कि रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर कैसे होता है। तो किसी कारणवश अस्थि मज्जा या बोन मैरो में किसी तरह की खराबी आ जाने से बोन मैरो का निर्माण बाधित हो जाता है। फलस्वरूप इससे रक्त के विभिन्न अवयव का निर्माण भी बाधित हो जाता है। ऐसी स्थिति में रोगग्रस्त बोन मैरो को हटाकर उसकी जगह स्वस्थ स्टेम सेल या बोन मैरो को प्रतिरोपित कर दिया जाता है ताकि रक्त के विभिन्न अवयव का निर्माण बाधित न होकर निर्बाध गति से होता रहे। इसे भी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे किसी इंसान की रक्त नलियों में छोड़ा जाए तो वह अस्थि मज्जा में जाकर चिपक जाती है और विभाजित होकर सामान्य अस्थि मज्जा की तरह रक्त के नए सेल का निर्माण करने लगती है। इसमें विभाजन की असीम क्षमता होती है और काफ़ी दिनों तक यह गुण बरकरार भी रहता है। यहाँ यह बताते चले कि बोन मैरो को अस्थियों के बीच प्रतिस्थापित करने के लिए कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। बस जैसे रक्त चढ़ाया जाता है या नस में सुई दी जाती है, ठीक उसी तरह बोन मैरो भी शरीर में चढ़ाया जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन 2 प्रकार से किए जाते हैं। मरीज के खुद के शरीर से स्टेम सेल इकट्ठा कर स्टोर कर लिया जाता है, उसके बाद पुनः उसी मरीज को ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। इस तरह के ट्रांसप्लांट मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमा, न्यूरोब्लास्टोमा तथा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज आदि बीमारियों में किए जाते हैं। इसके विपरीत हेल्दी डोनर से स्टेम सेल को रोगग्रस्त मरीज के शरीर में प्रतिरोपित किया जाता है। इसमें कई तरह के डोनर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके लिए मूलतः 4 तरह के डोनर इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला, रोगी के भाई बहन जिसका रक्त रोगी के रक्त से पूरी तरह से मैच कर जाते हैं।
दूसरे तरह के जो डोनर होते हैं वे स्वस्थ डोनर होते हैं जिसका रक्त मरीज से पूरी तरह मैच कर जाता है। तीसरे तरह के डोनर जिसका रक्त रोगी के रक्त से पूरी तरह मैच नहीं कर पाता है, आधा ही कर पाता है, इसे हाफ मैच्ड डोनर कहते हैं। उसकी संख्या भारत में तेजी से बढ़ रही है क्योंकि यह सभी रोगियों के लिए संभव हो पाता है। रोगी के माता पिता, भाई बहन आदि के रक्त मैच कराकर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया जाता है। चौथे तरह के सोर्स है अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नाल के खून में प्रचुर मात्रा में स्टेम सेल होता है, उसको निकालकर ट्रांसप्लांट के लिए उपयोग में लाया जाता है। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि किसी स्वस्थ आदमी का स्टेम सेल किसी रोगग्रस्त मरीज को दिया जाता है तो मरीज का रोग ठीक होने की संभावना ज्यादा होती है, दोबारा होने की संभावना कम हो जाती है। अब इस बात की चर्चा करेंगे कि कैसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की पूरी प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। प्रथम चरण में डोनर से बोन मैरो प्राप्त किया जाता है। उसके बाद मरीज को बेहोश कर हाई डोजेज कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी से रोगग्रस्त मैरो को नष्ट किया जाता है। दूसरे चरण में मरीज को बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है और उसे पूरी तरह आइसोलेट कर दिया जाता है संक्रमण से बचने के लिए। तीसरे चरण में स्टेम सेल को ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसके बाद रक्त का निर्माण शुरू हो जाता है। एक बार डोनर स्टेम सेल काम करना प्रारंभ कर देता है तो मरीज को आइसोलेशन से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद मरीज धीरे धीरे रिकवर करना शुरू कर देता है और रक्त का निर्माण होने लगता है। मरीज की स्थिति ठीक होने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन बीच बीच में रेगुलर चेकअप करवाते रहना होता है ताकि किसी तरह की कोई जटिलता न हो। इन तीनों चरणों के पूरा होने तथा मरीज को डिस्चार्ज में 3 से 4 सप्ताह का समय लग जाता है। मरीज को उसके बाद 3 से 4 माह तक रेगुलर निगरानी में रखने की जरूरत होती है। इसके लिए मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अस्पताल के आसपास में ही रहने के लिए कहा जाता है ताकि किसी भी तरह की जरूरत पड़ने की स्थिति में तुरंत चिकित्सक से संपर्क किया जा सके। 1 साल के बाद मरीज के शरीर में प्रतिरोधी क्षमता पूरी तरह से विकसित होने के बाद लगभग सारी दवाइयां बंद कर दी जाती है। अब इसकी जटिलताओं की चर्चा करते हैं। इस विधि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जटिलता संक्रमण है। संक्रमण, सेप्सिस तथा सेप्टिक शॉक की पूरी संभावना एंटीबायोटिक के बावजूद बनी रहती है। इस कारण कई बार इलाज के दौरान ही मरीज की मौत हो जाती है। अब चर्चा करते हैं इससे संबंधित कुछ भ्रांतियों की। तो सबसे पहली बात है कि बोन मैरो को लेकर आम जनता के बीच काफी भ्रांतियां हैं। जैसे इसमें सर्जरी की जाती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें किसी तरह की कोई सर्जरी नहीं की जाती है। 80 से 90% ट्रांसप्लांट में स्टेम सेल ब्लड के द्वारा ही कलेक्ट किए जाते हैं। ये वैसे ही निकाले जाते हैं जैसे प्लेटलेट्स कलेक्ट किए जाते हैं, और जब चढ़ाना होता है तो वो भी ब्लड की तरह ही चढ़ाया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी नहीं की जाती है। दूसरी तरह की भ्रांति होती है कि इसमें डोनर को काफ़ी खतरा रहता है। यह भी बिल्कुल गलत है। इसमें डोनर को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता है। जिससे स्टेम सेल निकाले जाते हैं उनमें कुछ ही समय में स्टेम सेल का निर्माण हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। विश्वास है कि आपको पूरी तरह से इसकी पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पसंद आए तो अवश्य सब्सक्राइब करें और मेरे बगल के बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद।